हेलो। तो हाँ जी मैडम, आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। अभी ठीक है? हाँ जी सर, हाँ जी। पीपीटी दिख रही? पीपीटी दिख रही है? हेलो। ये सर अभी दिख रही है। अभी ठीक आ है। रही है सर, एक बार मूव करके देखिएगा। हाँ जी सर। परफेक्ट, ठीक है ठीक है। ठीक है। ये वही है ना इंस्पेक्शन का ही? नहीं सर। और कुछ है?
मोहन सर, हाँ जी बोलिए। सर स्टार्ट करें सेशन। हाँ कर दीजिए। Okay, so very good evening to good afternoon to everyone who is present there with us. आप सभी का आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वेबिनार में हमारे साथ एक हमारे गेस्ट स्पीकर हैं फ्रॉम सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिस्टर मोहन। Mr. Mohan is there with us and वो सेबी के काफी he is AGM at SEBI and he takes care of the commodity derivatives market in the SEBI administration. So I would just like to introduce you to the topic जो हम आज बात करेंगे। तो बेसिकली आज के इस वेबिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या होता है, उसके अंदर हम किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन सी कमोडिटीज हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो जिसके लिए हम आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रख रहे हैं स्टील के ऊपर। तो स्टील क्या है? स्टील आप सभी को पता है हमारा एक मेटल है जो कि इंडिया के अंदर काफी अच्छी तरीके से उसके अंदर प्रोडक्शन की गई है और उसका कंजम्पशन भी काफी अच्छे लेवल पर होता है। तो स्टील अपना एक नॉन प्रेशियस मेटल है जो कि एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड भी करा जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन कितना रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, 2019 में अराउंड मतलब 1900 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास की प्रोडक्शन करी गई थी, जिसके अंदर से मेजर प्रोडक्शन चाइना में करा जाता है फॉलोड बाय इंडिया। तो इंडिया के अंदर मेजरली 10% का अपना प्रोडक्शन करा जाता है और चाइना में मेजरली अपना 50 to 55% का प्रोडक्शन करा जाता है। तो इंडिया के अंदर जो स्टील प्राइसेस हैं वो अफेक्ट करते हैं कुछ मेजर रीजंस के वजह से, जैसे कि अपना इंटरनेशनल मार्केट प्राइस डायनामिक्स क्या है, क्योंकि चाइना हमारा मेजर प्रोडक्शन सेंटर बनता है, तो वहां पे प्राइसेस किस तरीके से डिराइव होते हैं। हमारी जो स्टील का जो आयरन ओर, जो एकदम बेसिक रॉ मटेरियल होता है आयरन ओर का, उसकी प्राइस मूवमेंट कैसी है उस पर हमारा स्टील के प्राइसेस डिपेंड करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसी है, डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबली हमारे को कितना हमें डिमांड आ रही है और उसके अगेंस्ट में कितनी मार्केट के अंदर प्रोडक्शन सप्लाई है। तो वो एक अलग से एक फैक्टर हो जाता है जो कि स्टील के प्राइसेस को डिराइव करने में हेल्प करता है और आपको स्टडी करने में भी हेल्प करेगा कि मेरे को किस तरफ ट्रेंड मुझे लग रहा है। ऑल्सो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है जो कि हम यूजुअली हर एक एग्री या नॉन एग्री कमोडिटी में देखते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ पॉलिसीज आने से ड्यूटीज के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी कोई अगर पॉलिसी गवर्नमेंट को लानी होती है तो उसका भी कहीं ना कहीं फैक्टर हमें दिखता है हमारे स्टील के प्राइसेस के अंदर। तो इसके अंदर किस टाइप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसके अंदर वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि फर्नेस ओनर्स हो, जिनके पास अपनी खुद की फर्नेसेस हो स्टील की, जो कंस्ट्रक्शन हाउसेस की कंपनियां हो या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो, वो काम कर सकते हैं इसके अंदर।
जो स्क्रैप ट्रेडर्स होते हैं, जो मतलब हमारे जो स्क्रैप होता है स्टील का, उसके जो ट्रेडर्स हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी आप तो अभी अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की, तो एनसीडीएक्स पर जो स्टील कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टील लॉन्ग के नाम से आता है, जिसके अंदर हमारी यूनिट ऑफ ट्रेडिंग जो है वो 10 मेट्रिक टन की है, यानी एक लॉट 10 मेट्रिक टन का रहेगा, जिसका टिक साइज भी 10 रुपए है, तो इट इज 10 रुपीज पर मेट्रिक टन। इसका मेजर डिलीवरी सेंटर इसका मेजर डिलीवरी सेंटर हमारा मंडी गोविंदगढ़ है, जहां से मेजर प्राइसेस हमारे ड्राइव होते हैं। ये बात हो गई हमारे स्टील कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो कि एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करा जाता है। नाउ आई वुड नाउ रिक्वेस्ट मोहन सर टू प्लीज टेक ओवर द सेशन फ्रॉम हियर एंड guide our participants about the commodity derivative as a whole. Good afternoon to everyone. Thank you, Shruti, for this nice introduction and brief about the steel. Today we will discuss basic thing about commodity derivatives, how it works, ये कैसे काम करती है। कोई भी डाउट हो तो आप वेबिनार के अंत में मैं और श्रुति उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रेजेंटेशन होगा जनरल नेचर होगा, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। अगर किसी भी एक्ट रूल्स रेगुलेशन आपको रेफर करना है तो आप सभी वेबसाइट में जाके रूल्स रेगुलेशन और सर्कुलर को देख सकते हैं। कमोडिटी दो प्रकार की होती हैं, एक एग्री कमोडिटीज, एक नॉन एग्री कमोडिटीज। कमोडिटीज मार्केट में दोनों की ट्रेडिंग होती है। एग्री जो प्रोड्यूस की जाती है, नॉन एग्री जो माइनिंग की जाती है। एग्री कमोडिटी में जैसे हो गया कॉटन, ग्वार, गम, ग्वार सीड, गुड़, ज्वार, बाजरा, बार्ली, सब कपास, ये सब एग्री कमोडिटीज में आते हैं। नॉन एग्री में आती है एल्युमिनियम, कॉपर, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सब नॉन एग्री में आते हैं। एग्री कल्चरल कमोडिटी है, नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी, दोनों की ट्रेडिंग कमोडिटीज मार्केट में होती है। हमारा फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। हम पहले डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, किस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कमोडिटीज मार्केट काम करता है, कमोडिटी मार्केट होती क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल जिस पर आप ट्रेडिंग या कर सकते हैं, आप पोजीशन ले सकते हैं। 2015 में जब सेबी एफएमसी में सेबी एफएमसी सेबी मर्ज हुआ, उसके बाद सेबी ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इस मार्केट को डेवलप करने के लिए, और अंत में हम डिस्कस करेंगे कि इस मार्केट में ऑपरेट करने से, ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सही रहे। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में 4 रेगुलेटर्स हैं, सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए। सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, इक्विटी एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को। बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट करता है, आईआरडीए को, इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए, पीएफआरडीए फाइनेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। ये बेसिकली 4 फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में। हम सिर्फ आज बात करेंगे सेबी के बारे में और उसके अंडर कमोडिटी डेरिवेटिव्स कैसे फंक्शन करते हैं। 2015 सितंबर में एफएमसी का मर्जर सेबी के साथ होता है। उसके बाद सेबी कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को रेगुलेट करना शुरू करता है। इसके पहले फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इसको रेगुलेट करता था, जिसको हम एफएमसी कहते हैं। सेबी ओवरऑल एक रेगुलेटर है सिक्योरिटीज मार्केट का। उसके अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। सेबी की जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी एज एन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर। इसके 3 फंक्शन हैं, 3 मैंडेट हैं। पहला है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा है कि मार्केट को रेगुलेट करना। तीसरा है कि मार्केट को डेवलप भी करना। जिस तरह से इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में उसका जो अंडरलाइन होता है वो शेयर्स होते हैं,
उसी तरह कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी जो अंडरलाइंग होती है वो गुड्स होते हैं, जैसे एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज, उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको कहते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग गुड्स। अंडरलाइंग गुड्स मींस एग्री एंड नॉन एग्री कमोडिटीज। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 91 कमोडिटीज को कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए नोटिफाई किया है। सारे कमोडिटीज में ट्रेडिंग नहीं होती है, कुछ इसको कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ इसको फॉलो करना पड़ता है, तभी वो कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। 91 में से अभी सिर्फ 41 और 42 कमोडिटीज में ही ट्रेडिंग होती है अक्रॉस ऑल 5 स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे NCDX, MCX, NSE, BSE, ICX पे। कमोडिटीज ब्रिटिश मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा जो सेबी रजिस्टर्ड हो। इस सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की जो लिस्ट है आपको सेबी वेबसाइट पर मिल जाएगी, sebi.gov.in पे, जहाँ पे आप जाकर आप ब्रोकर चुन सकते हैं। उनके उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है प्रॉपर KYC के साथ। और इस मार्केट में ट्रेडिंग करने में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, वो भी आपको KYC करते समय मिलता है, उसको आप पढ़िए ठीक से, जो कहते हैं रिस्क रजिस्टर डॉक्यूमेंट। किसी भी ब्रोकर के ट्रेडिंग से पहले आपको उसके पास उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट है आपको जमा करनी पड़ेगी। और फंड मूवमेंट के लिए आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। और ENWR इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल अथॉरिटी अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो जो रिपोजिटरी के साथ खोलते हैं। अभी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए सिर्फ 2 रिपोजिटरीज हैं, NERL और CCRL, जहाँ पे आपको अकाउंट खोलनी पड़ेगी। आपको कुछ डिफिनेशंस के टर्म्स हैं जिसको आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या है। सभी स्टॉक एक्सचेंजेज एग्री कमोडिटीज में प्राइस पोलिंग करते हैं। उस पर्टिकुलर कमोडिटी के जो डिलीवरी सेंटर्स होते हैं उनके आसपास की जो मंडियाँ होती है, मेजर मंडीज होती हैं, वहाँ से प्राइस पोल करके दिन में 2 बार अपने स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पर डालते हैं। उसको स्पॉट प्राइस कहते हैं। उस स्पॉट प्राइस का फाइनल सेटलमेंट के दिन जो प्राइस होता है और उसके 2 दिन के पहले का जो प्राइस होता है, इन तीनों का एवरेज निकाल के जो प्राइस निकलता है उसी को कहते हैं फाइनल सेटलमेंट प्राइस। इसी फाइनल सेटलमेंट इसी सेट प्राइस पे वो एक कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता है आफ्टर द एक्सपायरी। मार्क टू मार्केट मार्जिन, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है तो उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तो 2 कंसेक्यूटिव डेज की जो क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस होता है, अगर वो ज़्यादा होता है तो आपको मार्जिन पे करनी पड़ती है। बायर्स को मार्जिन देना पड़ता है अगर प्राइस ऊपर जाता है। अगर प्राइस नीचे जाता है, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो उसका सेलर देता है मार्जिन, उसको कहते हैं मार्क मार्केट मार्जिन। ऑफसेट, अगर आपने किसी भी मार्केट में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपने पोजीशन ले रखा है किसी पर्टिकुलर अमाउंट का, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का, अगर सेम क्वांटिटी से आप अगर अपोजिट पोजीशन उसमें अपोजिट पोजीशन लेते हैं, उसको कहते हैं कि आपने ऑफसेट कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, उसको कहते हैं ऑफसेट करना। आपने अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर दी। स्टेगर्ड डिलीवरी पीरियड क्या होती है? स्टेगर्ड डिलीवरी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है फिजिकली। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस एक फाइनल एक्सपायरी डे के कुछ दिन पहले स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसी को कहते हैं स्टेगर्ड डिलीवरी पीरियड। कमोडिटी इंडेक्स, अगर आपको कुछ कम, जिस तरह से NSE BSE में NSE में निफ्टी होता है, BSE में सेंसेक्स होता है, उस तरह कमोडिटी में भी इंडेक्स होते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आप पोजीशन लेके अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर कमोडिटी
होमोजेनस कमोडिटी में आप ले सकते हैं। जैसे एनसीडीएक्स में एग्रीडेक्स है, इसमें 10 कमोडिटीज हैं, तो 10 कमोडिटी की जो 10 कमोडिटीज के जो लिक्विडिटी है उसको आप एक साथ उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। एग्रीडेक्स हो गया, उसमें 10 कमोडिटी है। और गुआरेक्स है, इसमें 2 कमोडिटीज हैं, गुआर गेम एंड गुआर सीड, जहाँ पर अ, आपको दोनों कमोडिटीज के बेंचमार्क के रूप में काम करता है, और दोनों आप दोनों में अलग अलग ट्रेडिंग करने से अच्छा है इसमें आप एक साथ एक्सपोजर ले सकते हैं। सोयाडेक्स में आप इसमें लिक्विड सोयाबीन और रिफाइंड सोयल, ये दोनों का इसमें आप इसमें एक्सपोजर ले सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस तरह एमसीएक्स में है, एमसीएक्स में बुलियन इंडेक्स है, बेस मेटल इंडेक्स है, एनर्जी इंडेक्स है। एनर्जी इंडेक्स में आप क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उन्हीं को मिला करके एनर्जी इंडेक्स बनता है, और एक बहुत अच्छा टूल है इन्वेस्टर के लिए, जो सिर्फ एनर्जी सेक्टर में आप एक्सपोजर ले सकते हैं। बेस मेटल इंडेक्स, इसमें बेस मेटल में जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें आप एक कंबाइंड एक्सपोजर ले सकते हैं। उसी तरह बुलडेक्स में सिल्वर एंड गोल्ड है। कमोडिटी मार्केट में डिलीवरी कंपलसरी होती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में बने रहते हैं तो आपको डिलीवरी कंपलसरी होती है, until and unless it is specified। जैसे नेचुरल गैस में इसमें कैश सेटल्ड है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें डिलीवरी कंपलसरी डिलीवरी नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कमोडिटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स में डिफरेंस क्या होता है। जैसा आप सबको पता है, इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जो अंडरलाइन होते हैं शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स काफ़ी स्टैंडर्डाइज होते हैं और परपेचुअल होते हैं। लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जो अंडरलाइन होती है वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी होती है, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है हर कमोडिटी की, और उसका एक जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बनता है उसके बेसिस पे ही उसमें लिखा होता है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, उसमें फॉरेन मेटल्स कितने हैं, वो सब उसमें लिखे होते हैं। मतलब ये स्टैंडर्डाइज तो होता है, बट इसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है। अंडरलाइंग मार्केट, इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में किस कंपनी के कितने शेयर्स हैं ये सब को मालूम होता है, लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में अंडरलाइंग मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी कमोडिटी उत्पन्न होने वाली है, कितना प्रोडक्शन होने वाला है, ये किसी को पता नहीं होता है। और अंडरलाइंग सप्लाई है, सबको पता है कितना इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में कितने शेयर्स हैं हर कंपनी के, लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जो सप्लाई है वो अनसर्टेन है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे फार्मर्स, एफपीओज, प्रोसेसर्स, मिलर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, कई बार गवर्नमेंट इसमें भाग लेती हैं, प्रोक्योर कर पोजिशन लेती हैं इस मार्केट में। हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन में अलाउ किया हुआ है, जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फंड, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज। लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में सिर्फ रिटेल और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन होता है। जैसे मैंने बताया आपको, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जो सेटलमेंट होता है वो until and unless specified, goods are physically handled in this commodities market। लेकिन इक्विटी में डिमांड सेटलमेंट होता है। प्राइस सेंसिटिविटी, जो कमोडिटी सेगमेंट है, इसमें एग्री कमोडिटी है जहाँ पर जो भी बहुत सारे मास्टर्स के द्वारा इसको यूज किया जाता है, तो उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी होती है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो काफ़ी इससे ह्यू एंड क्राई स्टार्ट होती है। लेकिन इक्विटी मार्केट में अगर शेयर प्राइस बढ़ते भी हैं
बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता तब भी इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मासेस में इफेक्ट नहीं होती है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट का जो पार्टिसिपेशन है अभी काफ़ी लो है। इक्विटी डेरिवेटिव का जो पार्टिसिपेशन लो है वो काफ़ी मैच्योर है। कमोडिटीज मार्केट अभी हम इसको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग जाए। हमारे पास अभी 5 स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे कमोडिटीज मार्केट ट्रेडिंग होती है। एनसीडीएक्स एनसीडीएक्स में से कॉटन, बाजरा, बार्ली, कैस्टर सीड, कोरिएंडर, कॉटन सीड डाल के ग्वार गम, ग्वार सीड, ये सब की ट्रेडिंग होती है। जीरा, कपास, मिर्च, इन सब की ट्रेडिंग होती है। बेसिकली सीडीएक्स जो है एग्री कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे कमोडिटीज जो नॉन एग्री की ट्रेडिंग इसमें होती है। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें बेसिकली इसमें नॉन एग्री की ट्रेडिंग होती है, लेकिन कुछ एग्री की भी इसमें ट्रेडिंग होती है। एल्युमिनियम, कॉपर, कॉटन, क्रूड ऑयल, गोल्ड, लेड, मिंथा ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब की ट्रेडिंग एमसीएक्स पे होती है। बीएससी पे आलमंड, कॉपर, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, टर्मरिक, इन सब की ट्रेडिंग बीएससी पे होती है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज में कार्डामम, कैस्टर सीड, गुआर सीड, रबर, स्टील लॉन्ग, इन सब की ट्रेडिंग इस पे होती है। एनएससी पे गोल्ड, सिल्वर, ब्रेंट क्रूड ऑयल, कॉपर, इन सब की ट्रेडिंग इस पे होती है। अगर आपको किसी भी कमोडिटी के किस कमोडिटी कहाँ ट्रेडिंग होती है अगर आपको जानना है तो पर्टिकुलर एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप प्रोडक्ट्स में आपको पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट्स इसमें ट्रेडिंग होती है, नॉन एग्री या एग्री। कुछ एग्री कमोडिटीज के नाम दिए हुए हैं जो अक्रॉस द स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड होती है। ये नॉन एग्री कुछ एग्जांपल्स है जो अक्रॉस स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड होती है 5 एक्सचेंजेस में। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में काफी काफी जो है मिसकंसेप्शन है लोगों को तो के अंदर कि ये जो डोमिनेटेड है बाई स्पेकुलेटर्स है और गेमिंग की तरह है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग होती है। प्रोन टू मैनिपुलेशंस, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसमें मैनिपुलेशन, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो इसमें मैनिपुलेशन की कोई जायज नहीं है। नो एश्योरेंस फॉर क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, ये बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड डिलीवरी, गुड डिलीवरी आपको दी जाती है। कोई भी कमोडिटी आप वो कैसे, सेलर को पता होता है कि किस टाइप की हमें कमोडिटी डिलीवर करनी है और बायर को पता होता है कि किस तरह की हमें कमोडिटी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में सारी कमोडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, किस टाइप की कमोडिटी आप डील करने वाले हैं। सुटेबल ओनली फॉर लार्ज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें स्मॉल से स्मॉल, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पोजिशन ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कमोडिटीज मार्केट का इकोसिस्टम क्या है। किसी भी कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड करने से पहले या उस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने से पहले वहाँ देखा जाता है कि वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट, सारे टाइप के वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे पर्टिकुलर कमोडिटी में उपलब्ध है कि नहीं है। जैसे हेजर्स हैं, उसमें एफपीओज, फार्मर्स, प्रोसेसर, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स आते हैं। आर्बिट्रेजर्स हैं जो दो मार्केट के डिफरेंस को फायदा उठाते हैं। ब्रोकर्स इसमें ट्रेड करते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, जिसको हम कई बार स्पेकुलेटर्स कहते हैं, इसमें डे ट्रेडर्स भी, पोजीशन ट्रेडर्स एंड मार्केट मेकर्स भी काम पोजीशन लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, जैसा मैंने आपको बताया कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वर्चुअल, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स अपनी पोजीशन या सेल करते हैं, उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होने के बाद सारी ऑब्लिगेशंस क्लीन कॉर्पोरेशन के पास जाती है, जहाँ पे क्लीन कॉर्पोरेशन उस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट को टैकल करते हैं। रिपोजिटरीज
आपके जो गुड्स हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर गुड्स को फिजिकली हैंडल करना पड़ता है, फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ती है, फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है। तो आपको कमोडिटी को किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको स्टोरेज करनी होती है, और उनको कहते हैं कि वेयर हाउस। वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत सारे होते हैं जो वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं, और ये वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स सेबी के अंडर नहीं आते, ये WDRA से रिलेटेड होते हैं। सेबी की तरह WDRA भी एक रेगुलेटर है जो वेयर हाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन उन्हीं वेयर हाउसेस को अलाउ करते हैं जो WDRA से रजिस्टर्ड हो, उन्हीं को इम्पैनल करते हैं। और हमारा एक अलग से गाइडलाइंस है वेयर हाउस के बारे में, जो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को फॉलो करना पड़ता है, तभी इम्प्लीमेंट करते हैं WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स को। उस कमोडिटी मार्केट में जो गुड्स डिपॉजिट करने से पहले उनकी एसाइंग होती है। हर कमोडिटी की जो एसाइंग है वो डिफरेंट होती है। कई की टेस्टिंग लैब की जरूरत पड़ती है। प्राइस पोलिंग एजेंसीज होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को एम्पैनल करते हैं, जो डिलीवरी सेंटर के आसपास की मेजर मंडियों से उस प्राइस को पोल करके एक्सचेंज को इन्फॉर्म करती हैं, और एक्सचेंज अपने वेबसाइट पर डालते हैं, उसे कहते हैं प्राइस पोलिंग एजेंसीज। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बहुत सारे किसान मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। और इकोनॉमी ऑफ स्केल जो भी है, उसका फायदा या अपने प्रोड्यूस के लिए बार्गेनिंग करते हैं फार्मर्स मिलके, ताकि उनको अच्छा दाम मिलता है। बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी स्टडी: प्राइस डिस्कवरी, प्राइस रिस्क मिटिगेशन, elimination of counterparty credit risk, access to all type of market participants, standardized products, ट्रांसपेरेंट टेक्निकल प्लेटफॉर्म होता है। ये सब बेनिफिट्स कमोडिटीज मार्केट के। प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन सबको उपलब्ध होती है, उस बेसिस पे जो वो ट्रेडिंग करने का जो ट्रेडिंग करते हैं उसकी वजह से एक रियल प्राइस की डिस्कवरी होती है। और प्राइस रिस्क मिटिगेशन, आप अपने पोजीशन को यहाँ पे हेज कर अगर आपका फिजिकल मार्केट में अपने पोजीशन आपने लिया हुआ है तो स्पॉट में, तो कम्युनिटी रिस्क मार्केट में आप उस पर्टिकुलर पोजीशन को काउंटर पोजीशन लेके हेज कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ काउंटर पार्टी क्रेडिट, अगर आपने किसी बायर या किसी सेलर डिफॉल्ट करते हैं तो क्लियरिंग की जो गारंटी होती है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देता है। उसी को कहते हैं कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्ट्स एज ए बायर टू एवरी सेलर, सेलर टू एवरी बायर। तो इसमें डिफॉल्ट होने का कोई सवाल नहीं होता है, उसकी गारंटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लेता है। उसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की इस फंक्शन को हम कहते हैं इनोवेशन। चाहे जिस टाइप के पार्टिसिपेंट छोटे या बड़े हों, हर टाइप के पार्टिसिपेंट्स को एक्सेसिबल है ये मार्केट। चाहे वो फार्मर्स हों, प्रोसेसर हों, हेजर्स हों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, आर्बिट्रेजर्स, रिटेल कस्टमर, सब के लिए मार्केट ओपन है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज एक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी बनाता है, और बहुत सारे उसमें जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके बेस इनपुट्स के बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बनता है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है स्टैंडर्डाइज होता है, ताकि गुड डिलीवरी आपको गुड डिलीवरी आप डील कर सकें। गुड डिलीवरी लेनी पड़ती है या देनी पड़ती है। ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म,
जैसे मैंने बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के लिए हाइड नहीं की जाती, सारी इंफॉर्मेशन सबको उपलब्ध होती है, मतलब एक पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि किसान को खेत में बैठे ही अपने मोबाइल पे सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहती है, और इससे जो मिडिल मैन है, कमीशन एजेंट है, वो उनको बरगला नहीं सकते, उनको गलत इंफॉर्मेशन से उनको चीट नहीं कर सकते। इस तरह से किसानों की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है अपने प्रोड्यूस के लिए, और उनको रियल प्राइस मिलता है फसल का, अपने प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे हमने एक किसान का एग्जांपल दिया है जहाँ पे जैसे रिस्क मैनेज करते हैं। सोइंग के टाइम आपको एक हमेशा वरी रहती है कि हार्वेस्टिंग के टाइम बहुत सारे प्रोड्यूस मार्केट में आ जाते हैं, तो उसका प्राइस गिर जाता है। किसान क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग सोइंग के टाइम ही कमोडिटी प्रोडक्ट मार्केट में अपने प्राइस को लॉक कर देते हैं, और पूरा अपना ध्यान सिर्फ कैसे फसल अच्छी हो उसमें लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना प्राइस कमोडिटी मार्केट में लॉक कर दिया होता है। जैसे मैंने बताया था कि सारे कमोडिटीज मार्केट ट्रेडिंग नहीं होती है, इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। उस क्राइटेरिया के बाद ही गवर्नमेंट उसको कमोडिटीज मार्केट ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड करती है या क्लियर करती है। जैसे कि किसी भी कम्युनिटी में बहुत सारे लार्ज डिमांड एंड सप्लाई होनी चाहिए। कोई इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके इस कम्युनिटी के जो प्राइस है उसको कंट्रोल नहीं करने चाहिए, और इसमें एडुकेट वोलेटिलिटी भी होनी चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए इसके प्राइसेस में। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत मिनिमल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसमें कई बार गवर्नमेंट इसमें सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसेस में कंट्रोल करती है। इस तरह का बिल्कुल इसमें कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और उस कम्युनिटी को जिसको हम स्टैंडर्डाइज कर सकें, जिसमें हम ग्रेडेशन कर सकें, और जिसको हम स्टोर कर सकें, और जिनकी सेल्फ लाइफ हो, उस टाइप की कम्युनिटीज में ट्रेड होती है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं जो उसमें होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे भी होते हैं, जैसे बेसिस सेंटर कहाँ पे होगा, ट्रेडिंग यूनिट डिलीवरी यूनिट क्या होगी, फिक्स साइज कितना होगा, कई बार एडिशनल डिलीवरी सेंटर भी होता है। क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, इसमें क्या क्वालिटी होती है, जैसे पैरामीटर्स कितने होंगे, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, और बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स दिए होते हैं। स्टैगर डिलीवरी पीरियड कितनी होती है, कंपनी डिलीवरी है, कैसे चल रही है, सब कुछ इसमें दिया होता है। डेली प्राइस लिमिट इसमें क्या होती है, इसका फाइनेंस स्टेटमेंट पर कैसे कैलकुलेट होगा, कितनी मार्जिन, कितने परसेंट मार्जिन आपको देनी पड़ेगी, सब इसमें दिया होता है। इसमें एसेइंग प्रोसीजर भी दिया होता है। इसमें कम्युनिटी की लाइफ कितनी होगी वो भी दिया होता है। इसके बाद कभी एक कम्युनिटी रिजेक्ट हो जाएगी, सब दिया होता है उसमें। कम्युनिटी डेरिवेटिव्स में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी अंडरलाइन स्पॉट मार्केट होती है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, राइट बाई दैट इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन, राइट टू सेल दैट इज कॉल्ड पुट ऑप्शन। ये भी एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट इसमें आपको एक प्रीमियम को देने पे अगर आपको एक राइट मिलता है। अगर आपने बाई पोजीशन लिया है एक प्रीमियम देके, तो अगर आपको एक्सपायरी के टाइम अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, बस आपको एक प्रीमियम फॉरवर्ड करना पड़ेगा। उसी तरह राइट टू सेल, वेयर हाउसिंग ही इस कमोडिटीज मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जिस तरह से कमोडिटी डिपॉजिट किया है उसी तरह ही उसको डिलीवरी दे पाए। तो वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स को इंश्योर करता है कि उसकी प्रॉपर से स्टोरेज हो, उसकी जो वैल्यू है इंटेक्ट हो, जैसे वो आपने दिया था, उसमें कोई डिटोरेशन नहीं, कोई उसमें फंगस से सब नहीं लगना चाहिए, इंटेक्ट क्वालिटी इंटेक्ट होनी चाहिए।
ताकि हम गुड डिलीवरी इंश्योर कर पाएँ। जैसे मैंने बताया कि वेयर हाउस रजिस्टर के रूल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और क्लीनिंग कॉर्पोरेशन से एम्पायर होना चाहिए। तरीका है किस तरह से वेयर हाउस में गुड्स को डिपॉजिट करते हैं। सेलर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गुड्स को एग्रीगेट करता है और ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग करके स्पेस वो क्लीनिंग कॉर्पोरेशन से अप्रूव्ड जो वेयर हाउस है वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करने से पहले वहाँ उनकी क्वालिटी असेसिंग होती है, क्वालिटी टेस्टिंग और असेसिंग होती है। अगर वो ओके है तो वो वेयर हाउस में डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद एक रिसीट जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड ENWR, और वो गवर्नमेंट क्लीनिंग कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इस ENWR से कई बार आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। अगर कैश सेटल तो आपको पैसे का आदान प्रदान हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर डिलीवरी है तो सेलर को डिलीवरी देनी पड़ेगी, बायर को रिसीव करनी पड़ेगी। फंड का जो सेटलमेंट है वो बायर टू पे एंड सेलर टू रिसीव। 2015 में FMC का मर्जर सेबी में हुआ। उसके बाद हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए इस मार्केट को डेवलप करने के लिए। हमने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट विथ कमोडिटी फ्यूचर्स को अलाउ किया एज एन लाइन। We have implemented same risk management as for equity derivatives. जिस तरह से इक्विटी डेरिवेटिव के रिस्क मैनेजमेंट थे उस तरह सेम हमने कमोडिटी के लिए भी एप्लीकेबल किया। पहले कमोडिटी के लिए एंड इक्विटी के लिए अलग अलग ब्रोकिंग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। हमने बाद में अलाउ किया कि कमोडिटी इक्विटी एंड कमोडिटी रजिस्ट्रेशन से एक रजिस्ट्रेशन लेकर आप दोनों एक्टिविटीज कर सकते हैं। परमिटेड फ्यूचर्स और कमोडिटी इंडाइसेस। उसके बाद ही जो मैंने बात किया कि एग्रीडेक्स, वायडेक्स, वेरेक्स, मेटल डेक्स, बुलडेक्स, इन सब का परमिशन, इन सब का इस पे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमने ऑप्शंस ऑन इन गुड्स पे भी परमिट किया। उसके पहले ऑप्शंस ऑन कमोडिटी फ्यूचर्स था। स्टेगल डिलीवरी पीरियड हमने 5 वर्किंग डे किया मिनिमम। और जैसा मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन में हमने म्यूचुअल फंड, कैटेगरी 3 AIFs, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एलिजिबल फॉर एंटिटीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को अलाउ किया इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एलिजिबल फॉर एंटिटीज के अलावा सारे टाइप्स के इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गए हैं। ये हमने इसलिए अलाउ किया था ताकि इसमें लिक्विडिटी बढ़े और ट्रेडिंग लॉट और डिलीवरी लॉट को लाइन किया। हम बात करेंगे कि आपके प्रोटेक्शन के लिए SEBI ने भी क्या क्या किया है, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एक पैसा फंड है। अगर कोई ब्रोकर डिफॉल्ट करता है जिसके थ्रू आपका रजिस्टर्ड हुआ है तो जो भी आपके एलिजिबल क्लेम्स हैं वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से मिलता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का जो गठन होता है जिसमें फंड आते हैं, ये टर्नओवर टर्नओवर फीस जो होती है उसके बेसिस पे परसेंटेज उसमें, और एक फंड बनता है उसको कहते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर सर्विस फंड जो ही इन्वेस्टर की बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे वो कैसे कंप्लेंट को लॉन्च करनी है, कैसे आर्बिट्रेशन, IGRP, अपीलेट आर्बिट्रेशन कैसे होता है, वो सब जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स पे। ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म। अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो पहले आप इंटरमीडिएट या एक्सचेंज के पास अप्रोच कीजिए। अगर वहाँ से हल नहीं होता है तब आप एक सेबी का एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, सेबी कंप्लेंट्स रिड्यूस सिस्टम, वहाँ पे आप लॉगिन ID क्रिएट करके वहाँ पे अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। कंप्लेन लॉन्च करने के बाद आपको एक कंप्लेन नंबर मिलेगा जिससे आप हमेशा उस कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं उसका स्टेटस क्या है। अब हम बात करेंगे कुछ सेफ इन्वेस्टिंग के तरीके जो आपको डीलिंग के दौरान याद रखना चाहिए हमेशा। ट्रेड ओनली थ्रू सेबी रजिस्टर्ड मेंबर। जो भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है या मेंबर, उन्हीं के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं।
इनकी जो लिस्ट है या इनका नाम आप सेबी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। हमेशा आप केवाईसी कंप्लायंट हैं, केवाईसी में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है आप डालिए, जो आपको एप्लीकेबल नहीं उसे क्रॉस कर दीजिए। और जब भी आप किसी भी ब्रोकर के पास केवाईसी करते हैं या क्लाइंट बनते हैं तो आपको एक ईसीसी बनता है, यूनिक क्लाइंट कोड। वो आपका यूनिक नंबर होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसकी जेन्युइननेस चेक करने के लिए आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी जाकर एक पर्टिकुलर लिंक पे आप देख सकते हैं कि आपने जो ट्रेड किया वो बराबर है। Do not get carried away by alluring advertisements, rumors, or tips or any promise of assured returns. ये इस तरह की खबरें हमेशा वेबसाइट पे आती रहती हैं और हम हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम में बताते हैं कि अ, किसी के कहने पे या किसी के बड़े बड़े वादे पे आप ध्यान मत दीजिए, अपने जानकारी के अनुसार ही ट्रेड करें इसमें। अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, उसको हमेशा अपडेट करते रहिए। जब भी स्टॉक ब्रोकर आपके पास भेजेंगे, इसी ईमेल आईडी या इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस करेंगे, इसलिए आप हमेशा इसको अपडेट करते रहिए और चेक करते रहिए। कभी भी आपको कोई भी जैसे लगता है डाउटफुल मैसेज आया है या डाउटफुल ईमेल आई है तो आप हमेशा ब्रोकर के साथ चेक कीजिए, नेगलेक्ट मत कीजिए। कीप अवे फ्रॉम रबर ट्रेडिंग। कोई भी ट्रेड है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही रूट कीजिए, रबर ट्रेडिंग मत कीजिए। आपकी जो क्षमता है उतना ही ट्रेड कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। और कभी भी आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा ब्रोकर के नाम से कीजिए, स्टॉक ब्रोकर के नाम से, उसके किसी रजिस्ट्रेशन मैनेजर या ऑथराइज पर्सन के थ्रू मत कीजिए। अगर आपको किसी एक्ट, रेगुलेशन, सर्कुलर के बारे में जाननी है तो sebi.gb.in पे वेबसाइट पर वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हमारा एक डेडिकेटेड वेबसाइट है इन्वेस्टर्स के लिए, investors.sebi.in, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए जो जानकारियाँ होती हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। हमारा सेबी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800 2227 575। आप वहाँ पे वर्किंग आवर में बात कर सकते हैं, कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो ask@sebi.gb.in पे आप भेज सकते हैं ईमेल आईडी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आई होप हमारे पार्टिसिपेंट्स को आइडिया लगा होगा कि कमोडिटी मार्केट्स में किस तरीके से काम करना है। डूज एंड डोंट्स पता चल गए होंगे अभी, जो सर ने हमें डिस्कस करे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, जो आज अपन लोगों ने समझा है। तो अभी हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से समझा कमोडिटी मार्केट्स को, हमने प्रोडक्ट समझे, हमने मार्केट को समझा, बेसिक समझा। अभी ये देखते हैं कि आ, आ, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि कमोडिटी मार्केट कौन रेगुलेट करता है? कमोडिटी मार्केट इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आरबीआई, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए या सेबी। आप अपना सही आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ग्रेट। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सेबी स्पॉट मार्केट को भी रेगुलेट करती है कमोडिटी ट्रेडिंग की? यस, नो, पता नहीं या शायद हाँ।
ओके। सेबी ने किस ईयर में रेगुलेट करना स्टार्ट करा था कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को? 1992, 1953, 2015 या 1956? 2015। ग्रेट। कौन से स्टॉक एक्सचेंज के पास ज्यादा वॉल्यूम रहता है एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर? एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कौन सबसे ज्यादा काम करता है? MCX, NCDX, ICX या BSE? NCDX। गुड। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के अंडरलाइंग हो सकते हैं? कमोडिटीज, करेंसीज, इक्विटीज या फिर सभी? सभी। ग्रेट। तो ये कुछ सवाल जवाब थे जो हमने समझने की कोशिश करी आपसे कि आपको कमोडिटी मार्केट को समझने में कोई परेशानी ना हो, और होप आपको सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन आपके पास इस समय आ गए हों। सो धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर फॉर द वेबिनार। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारी ईमेल आईडी askus@ncdx.com पर भी आप मेल कर सकते हैं। उसका जवाब आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी सर। मैम कोई अच्छा स्पीकर लेके आई जिसको थोड़ा नॉलेज हो, जो ऐसा एक्सप्लेन करे जो समझ में आवे, है ना, नेक्स्ट टाइम से। बिकॉज इट्स अ सेबी नेम है ना, वो नाम हमको खराब नहीं करना है, बिकॉज इट्स अ पैन इंडिया लेवल प्रोग्राम्स यू आर रनिंग आउट। ठीक है मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड आई होप इट विल बी फॉलोड फॉर द नेक्स्ट मीटिंग्स। हेलो, एम आई ऑडिबल? या पॉइंट टेकन। प्लीज वेयर आर यू फ्रॉम? कैन यू प्लीज टेल अस? मैम, द फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप द इम्प्रूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। Rather going personal, we should be noting the point that it requires that, because we are here for the sake of taking information from your part, है ना। एंड अगर information को समझ में ही नहीं आएगी तो फिर मैम हम तो बोलेंगे ना कि भैया we should have some kind of more good speakers if it's possible, right ma'am? ओके जी। Please, ओके। because you are an organization, huh? The या feedback अजय, वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। मतलब यू कैन मेल अस द फीडबैक, नो प्रॉब्लम। should We be are here to have the question welcome. answers. Yeah. Yeah. And improvement is necessary for every person, you, me, everybody, whomsoever it may come. Okay, thank you, Mohan sir. Thank you everybody for being a part of this session, and hope to see you again. Thank you everyone. Have a nice day.